नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस लेक्चर में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को पढ़ेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर दें। तो ये तो फॉर्मेलिटीज़ रहा, बाकी हम लोग चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास, ये रेस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ भी चेंजेस हो रहा होता है हमारे आसपास में, उनको प्रति जो है एक रिएक्शन होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी का। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक शब्द को समझ रहे हैं, दैट इज स्टिमुली। स्टिमुली, STIMULI। तो स्टिमुली शब्द क्या होता है कि ये जो चेंजेस होते हैं इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, इसी को हम लोग स्टिमुली कहते हैं। यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में और इन चेंजेस के प्रति जब ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड करता है या रिएक्ट करता है, इन्हीं को हम लोग स्टिमुली कहते हैं। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपना रिस्पॉन्स शो करता है टू स्टिमुली। जैसे कि स्टिमुली में हो गया, जैसे लाइट हो गया, फॉर एग्जांपल इधर लाइट हो गया, कोल्ड हो गया, हीट हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, दिस आर स्टिमुली। स्मेल हो गया, टच हो गया, टेस्ट, प्रेशर, पेन, वाटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब स्टिमुली हो गया। ठीक है। तो ये जो रेस्पॉन्स है ऑर्गेनिजम्स का टू स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सब मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी। उनके बॉडी में किसी न किसी तरह का मूवमेंट हो रहा होता है ना। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड करते हैं टू द स्टिमुलस। इन स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी। उनके बॉडी में मूवमेंट होता है एंड इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ये जो है रेस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग कंसिडर करते हैं एक व्यक्ति किसी हॉट यूटेंसिल को, गर्म बर्तन है उनको उन्होंने छू लिया, जानबूझ के नहीं छुआ, है ना, अनचोके जो है वो छुआ गया, टच हो गया। तो टच होने के बाद उस, चूँकि वहाँ पर हीट है, तो हीट के प्रति ये जो रिएक्शन हुआ, ये जो रेस्पॉन्स हुआ हॉट यूटेंसिल्स के प्रति, जो ये क्विकली पुल किए हमने हैंड, यानी कि ये जो हाथ है, हाथ को हमने जल्दी से झटका दे करके अपनी तरफ खींच लिया, दूर कर लिया उस गर्म बर्तन से। तो यहाँ पर हीट जो हुआ, हीट स्टिमुलस हुआ और मैन ने जो रिएक्ट किया या फिर जो भी व्यक्ति उसमें सटा या फिर उनके हाथ जो सटे, उन्होंने जो रिएक्ट किया, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, दैट रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन हुआ उस स्टिमुलस के प्रति। उसी प्रकार से जैसे ब्राइट सनसाइन जब होता है तो उस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। अचानक से लाइट अगर हमारे सामने आ जाए तो हम लोग आंखों को बंद कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमारे बॉडी ने रेस्पॉन्ड किया। तो किन के प्रति रेस्पॉन्ड हुआ, ये रेस्पॉन्स हुआ एक स्टिमुलस के प्रति। तो यहाँ पर लाइट स्टिमुलस हो गया। इसी प्रकार से बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं। अचानक से कुछ डरावनी चीज़ें आ जाती हैं तो हम लोग फ्राइटेंड हो जाते हैं, डर जाते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं सामने अचानक से शेर आ जाए, टाइगर आ जाए, तो हम लोग डर जाएंगे और डर करके हमारा बॉडी रेस्पॉन्ड करता है और भागना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये स्टिमुलस हो गया। ठीक है। और जो हम लोग रिएक्ट करते उस स्टिमुलस के प्रति बाय रनिंग, ये हमारा रिएक्शन हो गया। तो आई होप ये स्टिमुलस और ये जो उनके प्रति रिएक्शंस हैं ये समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये जो रिएक्शन है टू द स्टिमुलस, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका, उनके प्रति एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो स्टिमुली के प्रति जो है रिएक्शन करेगा। दूसरे शब्द में अगर हम लोग कहें तो
यहाँ पर रिएक्शन करेगा या फिर रेस्पॉन्ड करेगा, या फिर ये जो रेस्पॉन्स है टू स्टिमुलस, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, दोनों में वेरियस स्टिमुलस प्रेजेंट होते हैं उनके आसपास में, लेकिन ये जो मेथड ऑफ रिएक्शन है वो थोड़ा वेरी कर रहा होता है। जैसे एनिमल की बात करें, अमीबा में, अमीबा रिएक्ट करता है टू द प्रेजेंस ऑफ फूड बाय मूविंग टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल। तो फूड यहाँ पर स्टिमुलस हो गया। उसी प्रकार से हम लोग अमीबा टेंड टू एग्रीगेट, यानी कि एक साथ इकट्ठा होते हैं इन मॉडरेटली वार्म टेम्परेचर विच इज़ देयर रिएक्शन टू द स्टिमुलस, जिनको कि हम लोग हीट कहते हैं। तो इसी प्रकार से वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है। तो एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुलस इन मेनी डिफरेंट वेज, बहुत सारे अलग अलग तरीके से एनिमल्स रेस्पॉन्ड करते हैं टू द स्टिमुलस। लेकिन वहीं दूसरे तरफ अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट रिएक्ट करता है टू द स्टिमुलस इन ए वेरी लिमिटेड वे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, जबकि एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम है। तो एनिमल्स के पास नर्वस सिस्टम होने की वजह से एनिमल्स रेस्पॉन्ड करता है बहुत सारे तरीके से, अलग अलग तरीके से ये रेस्पॉन्ड करता है। और जबकि प्लांट्स में ये नर्वस सिस्टम नहीं होने की वजह से इसमें रेस्पॉन्स जो है थोड़ा अलग तरीके से होता है। हम लोग एक एक करके दोनों को देखेंगे, प्लांट वाले हिस्से को भी देखेंगे और एनिमल वाले हिस्से को भी देखेंगे। प्लांट वाला हिस्सा किस तरह से रेस्पॉन्ड करता है टू स्टिमुलस, उसी प्रकार से एनिमल वाला हिस्सा किस प्रकार से रेस्पॉन्ड करता है टू एनी स्टिमुलस। दोनों को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वाले चैप्टर में। बस आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो है हमारे आगे के आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है कि ये जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एनिमल्स में होते हैं, तो इसीलिए ये अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है, जबकि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है। नर्वस सिस्टम नहीं होने की वजह से एक लिमिटेड तरीके से प्लांट्स जो हैं वो रेस्पॉन्ड करता है। अभी हम लोग बस इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अब देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। इनके पास जैसे ह्यूमंस में सेंस ऑर्गन होते हैं, आई है, ईयर है, नोज़ है, स्किन है, टंग है, ये सभी इनमें यानी कि एनिमल्स में सेंस ऑर्गन्स हैं, नर्वस सिस्टम है इनके पास। तो ये अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं, जबकि प्लांट के पास प्लांट्स सेंस कर सकता है द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुली, जैसे कि लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, केमिकल्स, वाटर, टच, इन सभी के अगेंस्ट ये रेस्पॉन्ड कर सकता है। तो प्लांट सेंस करता है, जैसे कि लाइट को सेंस करता है, ग्रेविटी को सेंस करता है, केमिकल्स हो गया, वाटर हो गया, इन सभी को सेंस करता है। कैसे सेंस करता है? बाय द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। उनमें जो प्लांट्स में जो हार्मोन्स मौजूद रहते हैं, हार्मोन्स के एक्शंस से जो है वो सेंस करता है। स्टिमुली जैसे कि हो गया लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, उसी प्रकार से वाटर, टच, ये सभी एनवायरमेंटल चेंज है। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लांट कोऑर्डिनेट करता है अपने बिहेवियर को अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स। हार्मोन्स का इस्तेमाल करके प्लांट जो है वो एनवायरमेंटल चेंजेस के प्रति रेस्पॉन्ड करता है। तो हार्मोन्स जो होते हैं प्लांट में, दे डू नॉट एक्ट द सेम वे एज इन एनिमल्स। जैसे एनिमल्स में हार्मोन एक्ट करता है, वैसे प्लांट में हार्मोन एक्ट नहीं करता है। हार्मोन प्लांट में कोऑर्डिनेट करता है उनके बिहेवियर को बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ, उनके ग्रोथ को अफेक्ट करके। जैसे प्लांट है, प्लांट के ग्रोथ को अफेक्ट करके ये एक तरह से कोऑर्डिनेट करता है। एंड जो इफ़ेक्ट होते हैं ऑन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, that can result in the movement of the part of the plant like shoot or the root। उसी प्रकार से एनिमल्स यूज बोथ, एनिमल्स में दोनों नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स दोनों का इस्तेमाल होता है। प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है तो प्लांट में सिर्फ हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट रेस्पॉन्ड करता है वेरियस स्टिमुलीज को बाय स्लोली
वेरी स्लोली बाय ग्रोइंग, है ना। तो सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो रेस्पॉन्स होता है प्लांट का टू स्टिमुलस दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इमीडिएटली हम लोग उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आगे हम लोग अगर देखें तो ये जो फंक्शन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वो फंक्शन क्या है, प्लांट्स में फंक्शन है दैट इज टू द फंक्शंस, ऐसे हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शंस हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस जिनको कि हम लोग हार्मोन कहेंगे। और प्लांट हार्मोन्स की अगर बात करें तो फाइटो हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं क्योंकि फाइटो का मतलब होता है प्लांट और हार्मोन तो हार्मोन है, तो फाइटो हार्मोन्स जो हैं दैट इज प्लांट हार्मोन। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग प्लांट हार्मोन, प्लांट की ही बात कर लेते हैं एक तरफ से, उसके बाद हम लोग एनिमल्स की बात करेंगे। तो प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट्स के बाद हम लोग ह्यूमंस के ऊपर आएंगे। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जैसे एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी, जबकि प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स, ना ही नर्वस सिस्टम है ना ही मसल्स हैं। तो ये रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं स्टिमुलस के प्रति। तो अभी जैसे हम जैसे कि छुई मुई का प्लांट आप सभी ने देखा होगा जो कि सेंसिटिव टू टच है, जिसको कि टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, या ऑफ द मिमोसा फैमिली, दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, उनको जैसे टच करते हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जब एक सीड जर्मिनेट करता है रूट नीचे की तरफ जाता है जबकि स्टेम जो है वो ऊपर की तरफ आता है एयर में। ऐसा क्या होता है यहाँ पर, फर्स्टली लिव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट वो मूव करते हैं वेरी क्विकली इन रेस्पॉन्स टू टच, और यहाँ पर नो ग्रोथ इन्वॉल्व, देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। जबकि दूसरे तरफ ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट है सीड्स का, सीडलिंग का, दैट इज़ कॉज्ड बाय ग्रोथ, और इनको प्रिवेंट किया जा सकता है हॉर्मोन्स के थ्रू। तो इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्लांट में होता है दैट इज़ बाय द यूज़ ऑफ हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं उनका प्रयोग करके। ये जो डायरेक्शनल मूवमेंट्स होता है सीडलिंग्स का इज कॉज्ड बाय ग्रोथ, इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर इसको प्रिवेंट किया जाए ग्रो करने से तो ये किसी तरह का कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो इसीलिए प्लांट शो करता है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दो अलग अलग प्रकार का मूवमेंट ये शो करता है। एक है डिपेंडेंट, एक जो डिपेंड करता है ग्रोथ के ऊपर, और दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ है। ठीक है, एक एक करके दोनों को हम लोग समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग प्लांट के कुछ हार्मोन्स के बारे में समझते हैं। प्लांट का जो कुछ हार्मोन्स हैं दैट इज़ उनको, वैसे प्लांट हार्मोन को हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्लांट में होता है वो किया जाता है प्लांट हार्मोन्स के थ्रू, जिनको कि हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से फाइटो हार्मोन कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ द प्लांट को बाय कंट्रोलिंग वन और द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ, ग्रोथ के एक या बाकी जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करके ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं, यानी कि जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनको हम लोग प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, 3 स्टेज में हम लोग ग्रोथ ऑफ प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ये जो ग्रोथ है ऑफ किसका, प्लांट का, उनको हम लोग 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न। दूसरा हम लोग कह सकते हैं इसमें सेल एनलार्जमेंट, ENLARGEMENT, एनलार्जमेंट। और तीसरा है ये सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है कुछ इस प्रकार से हो रहा होता है 3 स्टेजेस में। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन या सेल स्पेशलाइजेशन कहेंगे,
एंड उसके बाद डोरमेस एंड दिज स्टेजेस हैव पार्टिकुलर लोकेशंस इन देयर प्लांट्स में इनका एक अपना खास लोकेशन होता है। दिस थ्री स्टेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एज वेल एज प्रमोशन ऑफ डोरमेसी, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेसी, स्टोमाटा कंट्रोल, falling of leaves, fruit growth, ripening of fruits and aging of plants are controlled by various plant hormones। अलग अलग प्लांट हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं। तो मेजरली 4 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स हैं, यानी कि फाइटो हार्मोन्स हैं, जिनको कि हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं इन द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लांट्स। और ये 4 फाइटो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? दैट इज ऑक्सिन्स, दूसरा गिबरेलिन्स, तीसरा साइटोकिनिन्स और चौथा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इन चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, और आगे आ जाता है दिस इज हार्मोन इन एनिमल्स एंड ये अभी चलो हम लोग इससे ही देखते हैं। तो देखो, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, लेकिन इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इन चारों हार्मोन्स के बारे में। ये जो 4 हार्मोन्स अभी जस्ट हम लोग देखे, पहला है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स हो गया, गिबरेलिन्स हो गया और साइटोकिनिन्स हो गया। इनको हम लोग प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, जो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट को। जबकि एब्सिसिक एसिड जो है ये प्लांट हार्मोन, ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो इनहेबिट करता है, यानी कि प्रिवेंट करता है द ग्रोथ ऑफ द प्लांट को। प्लांट के ग्रोथ को ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। ऑक्सिन एक तरह से ऐसा प्लांट हार्मोन है जो प्रमोट करता है सेल के एनलार्जमेंट को और सेल डिफरेंशिएशन को इन द प्लांट्स। ऑक्सिन प्रमोट करता है फ्रूट के ग्रोथ को। ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है प्लांट के रेस्पॉन्स को टू दी लाइट एंड ग्रेविटी। दूसरे शब्द में कहें तो ऑक्सिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिक एंड जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्सेस ऑफ प्लांट्स। ऑक्सिन इज मेड बाय द सेल्स के द्वारा इनको बनाया जाता है एट द टिप्स ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ऑक्सिन मूव अवे from the light and towards gravity. Auxin has opposite effect on the growth of the stems and roots. Auxin speed up growth in stem में growth को ये speed up करता है, but it slows down growth in roots। और सिंथेटिक ऑक्सीजन्स अप्लाई किया जाता है इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ताकि सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को एक तरह से प्रमोट किया जा सके। उसी प्रकार से गिबरेलिन्स हैं। गिबरेलिन्स एक दूसरा हार्मोन है जो सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन्स। गिबरेलिन्स हेल्प करता है इन ब्रेकिंग द डोरमेसी इन द सीड्स की डोरमेसी को ब्रेक करने में ये हेल्प करता है। ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ द फ्रूट्स को। साइटोकिनिन्स की बात करें तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ये हेल्प करता है इन ब्रेकिंग द डोरमेसी ऑफ द सीड्स एंड बर्ड्स। और डिले इन एजिंग ऑफ इन द लीव्स। फिर साइटोकिनिन्स प्रमोट करता है द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ द फ्रूट को। उसी प्रकार से एब्सिसिक एसिड है, ये इनहेबिट करता है, यानी कि प्रिवेंट करता है द ग्रोथ ऑफ द प्लांट को। प्रमोट करता है डोरमेसी इन द सीड्स एंड बड्स। और ये विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लीव्स को भी प्रमोट करता है। प्रमोट्स द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा। तो ये सब कुछ फंक्शंस हो गया किसका? इन चारों हार्मोन्स का। ठीक है, प्लांट मूवमेंट के ऊपर आने से पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, जो यहाँ था छुई मुई, उनके बारे में सोचते हैं। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व, यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं है। द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रेस्पॉन्स टू टच के रेस्पॉन्स में ये इनके जो लिप्स हैं वो मूव करेगा। कोई भी नर्वस टिश्यूज़ नहीं है यहाँ पर, कोई भी मसल टिश्यूज़ नहीं यहाँ पर है। तो फिर यह प्लांट मूव कैसे किया? हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट द टच? टच को इन्होंने कैसे डिटेक्ट किया?
और ये मूव कैसे किया। अगर इस सवाल के जवाब के बारे में हम लोग सोचें तो where exactly the plant is touched, if we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, अगर इस बारे में सोचे कि टच कहाँ किया गया और कौन सा हिस्सा प्लांट का मूव किया, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch। और इन चीज़ों को अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो मूवमेंट उस जगह पर हुआ जहाँ पर हमने टच किया ही नहीं। जिस जगह टच किया वहाँ कुछ और ही चीज़ें हुई, जबकि मूवमेंट दूसरे जगह पर हुआ। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो टच हुआ है ये निश्चित रूप से कम्युनिकेट हुआ होगा। तो प्लांट यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स को, ताकि अपने इंफॉर्मेशन को कन्वे कर सके फ्रॉम सेल टू सेल। लेकिन एनिमल्स में देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन प्लांट्स, but unlike in animals there is no specialized tissues in plants for the conduction of information। plants में कोई specialized tissues नहीं होता है for the conduction of information। finally दूसरे तरफ again as in animals some cells must change shape in order for movement to happen। instead of the specialized proteins found in animals, muscle cells, plant cells change shape by changing the amount of water in them। तो ये जो स्पेशलाइज्ड, इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फाउंड इन एनिमल्स, एनिमल के मसल सेल्स में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाया जाता है, उनके बदले प्लांट सेल चेंज करता है अपने शेप को। कैसे चेंज करता है? बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। इसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है उस अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज करके ये अपने शेप को चेंज करता है, विच रिजल्ट्स इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग। और इस वजह से स्वेलिंग होता है, श्रिंकिंग होता है, और फाइनली देयर इज चेंज इन द शेप, और इस तरह से मूवमेंट होता है। कुछ प्लांट्स जैसे कि पी प्लांट वो क्लाइंब करता है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है ना, बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है ना। तो ये जो टेंड्रिल्स होते हैं ये सेंसिटिव टू टच है, यानी कि यहाँ पर टच जो है वो स्टिमुली है। जब वो कांटेक्ट में आता है किसी भी सपोर्ट के, तो वो जो पार्ट है टेंड्रिल्स का इन कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज, क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ द टेंड्रिल है वो दूर की तरफ चले जाता है, मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और इस वजह से, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस वजह से क्या होता है कि टेंड्रिल सर्कल की तरह हो जाता है, स्पाइरल की तरह हो जाता है, सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, और इस तरह से ये क्लिंज कर देता है उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है। मोर कॉमनली प्लांट रेस्पॉन्ड करता है स्टिमुली को स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ है, द ग्रोथ इज डायरेक्शनल एंड इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग। तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं द टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम लोग यहाँ जो ग्रोथ ऑफ द प्लांट है, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट part in response to external stimuli in which the direction of the stimulus determines the direction of the response, इसी को हम लोग ट्रोपिज्म कहते हैं। तो ट्रोपिज्म एक तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि डायरेक्शनल मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ ए प्लांट है, जो कि किस वजह से होता है? विच इज़ कॉज्ड बाय द ग्रोथ। और जो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट है, द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट in response to stimulus can be towards the stimulus or away from the stimulus। स्टिमुलस की तरफ हो सकता है, ये स्टिमुलस के अगेंस्ट हो सकता है ये मूवमेंट, ड्यू टू विच वी कैन हैव पॉजिटिव ट्रोपिज्म और निगेटिव ट्रोपिज्म। तो अगर ग्रोथ ऑफ या फिर मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट हुआ है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, तो उसको हम लोग बोलेंगे यानी कि प्लांट के पार्ट का ग्रोथ अगर स्टिमुलस की तरफ हुआ है तो उसको पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे, और अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस हुआ है मूवमेंट तो उसको निगेटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे। तो ट्रोपिज्म बेसिकली इनके प्रकार को अगर हम लोग देखें तो अलग अलग स्टिमुलस हैं, जैसे कि लाइट अगर स्टिमुलस है तो यहाँ टाइप ऑफ ट्रोपिज्म क्या हो जाएगा? फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लाइट स्टिमुलस है, ये लाइट हो गया,
और यहाँ पर लाइट क्या है, स्टिमुलस है। ठीक है, तो लाइट स्टिमुलस है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म में क्या है, लाइट स्टिमुलस है। अगर प्लांट के पार्ट का मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस हुआ, यानी कि इस लाइट की तरफ हुआ, तो इसको हम लोग पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। और अगर दूर हुआ, अगेंस्ट हुआ, तो इसको हम लोग निगेटिव फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। उसी प्रकार से ग्रेविटी की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेविटी भी हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा एक तरह से टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म में ये ग्रेविटी हो जाएगा हमारा स्टिमुलस। और ग्रेविटी अगर स्टिमुलस हो गया तो यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रोपिज्म क्या हो जाएगा, दैट विल बी जियोट्रोपिज्म। ठीक है, अब जियोट्रोपिज्म की अगर हम लोग बात करें तो ग्रेविटी की तरफ जो पार्ट मूव करेगा, ग्रेविटी की तरफ जो पार्ट मूव करेगा उनको हम लोग पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। और जो ग्रेविटी से एवो मतलब अगेंस्ट में मूव करेगा उनको हम लोग निगेटिव जियोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि इस प्लांट के रूट और शूट वाले हिस्से को देखें तो इस प्लांट का जो ये रूट वाला हिस्सा है ग्रेविटी की तरफ बढ़ रहा है, मूवमेंट ग्रेविटी की तरफ हो रहा है। मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट जो ये रूट है ये किधर हो रहा है, ग्रेविटी की तरफ हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव जियोट्रोपी, ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। जबकि यह प्लांट का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है अगेंस्ट दी ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, निगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। सिमिलरली अगर आगे हम लोग देखें तो ट्रोपिज्म में अगर केमिकल अगर स्टिमुलस होता है तो केमिकल स्टिमुलस होने की वजह से उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोल देते हैं। ठीक है, कीमोट्रोपिज्म बोल देते हैं जब केमिकल स्टिमुलस के तरह काम करता है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो कीमोट्रोपिज्म में ये जो प्लांट का रेस्पॉन्स होता है केमिकल के प्रति होता है। अगर प्लांट का पार्ट मूव करता है किसी केमिकल की तरफ तो उनको पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे, और अवे फ्रॉम दैट केमिकल मूव करता है तो उसको निगेटिव कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। जैसे पोलन ट्यूब जब ग्रो करता है टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर, तो उसको हम लोग पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरे तरफ देखें तो पोलन ट्यूब ग्रो करता है टुवर्ड्स सुगरी सब्सटेंस, जो कि सुगरी सब्सटेंस एक केमिकल है जो सिक्रेट किया जाता है बाय द राइप स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इन द फ्लावर, तो यहाँ पर भी हमें ट्रोपिज्म देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर मूवमेंट हो प्लांट का, अगर यहाँ पर स्टिमुलस अगर क्या हो जाए, वाटर हो जाए, तो वाटर स्टिमुलस होने के क्रम में हम लोग उनको क्या बोल देते हैं, दैट इज़ हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, वाटर अगर स्टिमुलस है तो उस केस में उसको हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म कह देते हैं। तो अगर प्लांट का पार्ट वाटर की तरफ मूव करे तो उसको हम लोग पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे, और अवे फ्रॉम वाटर मूव करे तो उसको हम लोग निगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। सिमिलरली डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट अगर किसी टच के रेस्पॉन्स में होता है, क्योंकि टच जो है ये भी एक तरह से स्टिमुलस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव थाइगमोट्रोपिज्म। ठीक है, जैसे कि क्लाइंबिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अभी जस्ट हमने देखा, टेंड्रिल्स वाला एग्जांपल, तो टेंड्रिल्स ग्रो करता है टुवर्ड्स एनी सपोर्ट विच दे हैपन टू टच एंड विंड अराउंड द सपोर्ट, उस सपोर्ट के अराउंड जो है अपने आप को स्पाइरल कर लेता है। तो इस तरह से टेंड्रिल्स जो है ऑफ द प्लांट वो पॉजिटिव थाइगमोट्रोपिक है। ठीक है, तो यहाँ हमें फोटोट्रोपिज्म हो गया, कीमोट्रोपिज्म हो गया, थाइगमोट्रोपिज्म हो गया, उसी प्रकार से जियोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म, इन सभी का हम लोग एक तरह से एक्सप्लेनेशंस देखें। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें, जैसे अभी हम लोग एक देख रहे थे हाइड्रोट्रोपिज्म, तो हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या हो रहा था, जैसे रूट्स ऑफ द प्लांट है वो ग्रो करता है टुवर्ड्स द वाटर,
तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थैगमोट एक तरह से पानी की तरफ यहाँ पर मूव किया। तो पानी की तरफ मूव किया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को शो कर रहा है। उसी प्रकार से कई एग्जाम्पल्स अभी हम लोग इसमें देखें ट्रोपिज्म्स में, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट वाला भी अभी जो हम लोग देखें तो डायरेक्शनल मूवमेंट में जो ये डायरेक्शनल रेस्पॉन्स है प्लांट का टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसको कि थैगमोट्रोपिज्म हम लोग कहें, तो जिसमें कि जो टेंड्रिल्स हैं, टेंड्रिल्स अगर किसी सपोर्ट के टच में आता है तो वो उनके अराउंड वाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर टच जो था वो हमारा स्टिमुलस था और टेंड्रिल्स उनके चारों तरफ जो लिपट गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये थैगमोट्रोपिज्म है। तो टेंड्रिल्स जो होता है वो क्लाइंबिंग ऑर्गन्स हो जाता है प्लांट का, जो कि पॉजिटिवली थैगमोट्रोपिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी हम लोग प्लांट हार्मोन के बारे में देखें तो वाटर प्लांट हार्मोन्स, तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में हम लोग कई प्लांट हार्मोन्स जो था 4 प्लांट हार्मोन्स था उनके बारे में अभी जस्ट हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, जो कि ऑक्जीन्स था। फिर इसके बाद एक गिबरेलिन्स था, ये यहाँ पर है, साइटोकिनिन्स हैं और एब्सिसिक एसिड हैं। तो इन सभी हार्मोन्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आता है कुछ क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या हैं, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लिव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स लाइट, ये किस प्रकार से डिफरेंट है, आप इनका जवाब दे सकते हैं। फिर अब आगे आ जाता है कुछ जैसे बोलेंगे प्लांट में ही कुछ नेस्टिक मूवमेंट आ जाता है। नेस्टिक मूवमेंट की अगर हम लोग बात करें तो नेस्टिस है क्या, ये जो मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट का इन द रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है, जिसमें in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus। डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स जो है वो इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि स्टिमुलस का डायरेक्शन क्या है, उसी को हम लोग नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। नेस्टिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट को हम लोग नेस्टीज भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे नेस्टिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो इंड्यूस किया जाता है बाय स्टिमुली, जैसे कि हो गया हीट, जैसे लाइट हो गया, टच हो गया, जिसमें कांटेक्ट भी हो सकता है। मेन डिफरेंस जो ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में है दैट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट, दैट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो हमारा डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जबकि नेस्टिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं होता है। दे आर नॉट डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट विद रेस्पेक्ट टू द स्टिमुलस। तो डायरेक्शन ऑफ नेस्टिक मूवमेंट जो होता है दैट इज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन फ्रॉम विच स्टिमुलस इज अप्लाइड, किस तरफ से स्टिमुलस अप्लाई किया गया उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि नेस्टिक मूवमेंट में फ्रॉम विच एवर, जिस भी तरफ से डायरेक्शन हो स्टिमुलस इज अप्लाई, जिस भी तरफ से स्टिमुलस को अप्लाई किया जाए वो अफेक्ट करेगा ऑल द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट को इक्वली एंड दे ऑलवेज मूव इन द सेम डायरेक्शन। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नेस्टिक मूवमेंट्स आर मोस्टली एग्जिबिटेड बाय द फ्लैट ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि लीव्स हो गया, पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स हो गया। कुछ एग्जांपल्स जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, जो छुई मुई प्लांट था उनको उनके लीव्स का फोल्ड होना जो है वो नेस्टिक मूवमेंट ही था। उसी प्रकार से ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर्स इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट एंड क्लोजिंग इन द इवनिंग व्हेन द लाइट फेड्स अवे, ये भी एक नेस्टिक मूवमेंट ही है। उसी प्रकार से क्लोजिंग ऑफ मून फ्लावर्स, क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर्स इन द मॉर्निंग in bright light and opening at dark when the light fades is called is also an example of nestic movement, ठीक है। यहाँ इस केस में लाइट जो है वो स्टिमुलस का काम किया। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी ट्रोपिज्म्स होते हैं दे आर ग्रोथ मूवमेंट, जबकि
नेस्टीज जो होते हैं या फिर नेस्टिक मूवमेंट जो होते हैं, दे आर नॉट ग्रोथ मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं होता है, जबकि ट्रोपिज्म जो होते हैं वो ग्रोथ मूवमेंट होता है। नेस्टिक मूवमेंट मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट, जैसे फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट्स ऑन टचिंग, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। जबकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स आर एक्शंस बाय द एक्शंस ऑफ सनलाइट इज़ अ ग्रोथ मूवमेंट, है ना। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में थोड़े डिफरेंसेस भी हो गए। थैग्मोनिस्टी की अगर बात करें तो ये जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट पार्ट का इन रेस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग थैग्मोनिस्टी कहेंगे। थैग्मोनिस्टी को दूसरे शब्द में अगर हम लोग समझे तो इसमें इट इज़ द नेस्टिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट के पार्ट का ये नेस्टिक मूवमेंट होता है इन रेस्पॉन्स टू टच के रेस्पॉन्स में। टच यहाँ पर स्टिमुलस का काम करता है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि स्टिमुलस इन थैग्मोनिस्टी इज टच। और एक एग्जांपल अगर इसकी हम लोग ले तो जैसे मूवमेंट इन प्लांट्स जो कि हो रहा होता है विच इज़ कॉज्ड बाय टच इज, जैसे वो टच मी नोट प्लांट था तो मिमोसा पुडिका, टच मी नोट प्लांट जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव उनको टच करने से जो है उसमें जो उनके लिव्स हैं वो फोल्ड अप हो जाते हैं ऑन टचिंग विद फिंगर। तो ये एक तरह से क्या बोलेंगे कि थैग्मोनेस्टी ही है। सेंसिटिव प्लांट में एक पैड लाइक स्वेलिंग होता है जिसको कि पल्लवीनी कहते हैं, है ना। ये वाला फिगर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है अदरवाइज सेंसिटिव प्लांट का, बट कोई बात नहीं, आप लोग सुन लो। होता क्या है कि ये जो टच मी नॉट प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट में पैड लाइक स्विलिंग होता है जिनको कि हम लोग पल्लवीनी कहते हैं, उनके लिप्स के बेस में होता है। ठीक है, ये पल्लवीनी जो होता है इसमें काफ़ी सारा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है और इंटरनल वाटर प्रेशर के वजह से जितने भी पल्लवीनी होते हैं वो सभी फर्म होते हैं और सारे लीव्स को जो है अपराइट रखते हैं। और पल्लवीनी के अंदर बहुत सारा एक लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस भी मौजूद होता है उनके सेल्स के बीच में। तो जब कभी भी टच किया जाता है तो ये लिप्स फोल्ड हो जाता है। तो जब टच किया जाता है तो ये पल्लवीनी जो है वो वाटर को लूज कर देता है फ्रॉम दिस सेल्स और पल्लवीनी जो है वो लिम्प हो जाता है। तो इस तरह से लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दिस सेल्स मेक पल्लवीनी लिम्प और लीफ जो है वो फोल्ड हो जाता है। तो फोल्डिंग ऑफ द लिप्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट ऑन टचिंग इज ड्यू टू सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम पैड लाइक स्विलिंग्स जिनको कि पल्लवीनी कहते हैं प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लिप्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट which make the pulvini lose their firmness causing the leaves to droop and fall। तो यही कारण होता है कि टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई प्लांट जो होते हैं उनको टच करते ही वो जो है सिकुड़ जाता है। तो ये थैग्मोनेस्टी का एक्सप्लेनेशन हुआ। उसी प्रकार से फोटोनेस्टी की अगर बात करें तो फोटोनेस्टी में भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट का इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, उसको हम लोग फोटोनेस्टी कहते हैं। जिस दूसरे शब्द में कहें तो फोटोनेस्टी एक तरह से नेस्टिक मूवमेंट होता है प्लांट में इन रिस्पॉन्स टू लाइट यहाँ पर स्टिमुलस का काम करता है। और जैसे डेंडेलियन फ्लावर हो गया, उनके जो फ्लावर जो हैं वो ओपन होते हैं इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट और शाम होते ही वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं डेंडेलियन फ्लावर। ठीक है, व्हेन द लाइट फेड्स और फिर ये डार्क हो जाता एंड इट गेट्स डार्क। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स ऑफ द डेंडेलियन फ्लावर इन रेस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट की इंटेंसिटी के रेस्पॉन्स में क्लोजिंग और ओपनिंग जो हुआ डेंडेलियन फ्लावर का, यही तो नेस्टिक मूवमेंट है जहाँ की स्टिमुलस क्या है, लाइट है। ठीक है, तो ये फोटोनेस्टी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फोटोनेस्टी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट हार्मोन के बारे में हुआ। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज़ एनिमल वाले पार्ट के ऊपर हम लोग चलते हैं। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
एनिमल्स में जैसे एनिमल्स तो एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको कि हम लोग नर्व सेल कहते हैं या फिर न्यूरॉन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स कहलाता है। एंड न्यूरॉन्स जो हैं वो रेस्पॉन्ड करता है टू स्टिमुलीज एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट भी करने का काम इन्हीं का है। तो एक सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर नर्व सेल का जिनको कि हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो सिंपल यूनिसेल्यूलर ये सिंपल मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स में हो रहा होता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा जो है ये एक सिंपल मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स हैं। तो नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा जो है इसमें बहुत सारे नेटवर्क ऑफ नर्व सेल मौजूद होते हैं। और नेटवर्क ऑफ नर्व सेल जो मौजूद होते हैं तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नेटवर्क ऑफ जो नर्व सेल मौजूद होते हैं यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। और हायर एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसे कि हायर एनिमल जैसे कि वर्टिब्रेट्स वगैरह सब हो गया, इसमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं। यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है इन्हीं नर्वस सिस्टम के थ्रू और हार्मोनल सिस्टम के थ्रू जिनको कि हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अच्छा जो एनिमल्स होते हैं एनिमल्स में 5 सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं जिसमें से आईज हैं, ईयर्स हैं, नोज, स्किन, टंग, ये सारे हम लोग क्या बोलेंगे कि एक तरह से सेंस ऑर्गन्स हैं ह्यूमंस में। और ये वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से जुटाया जा सकता है अराउंड अस थ्रू दिस सेंस ऑर्गन्स। और ये सेंस ऑर्गन जो हैं इसमें रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। रिसेप्टर क्या होता है? तो रिसेप्टर एक तरह से सेल हैं सेंस ऑर्गन में जो कि सेंसिटिव होता है एक खास तरह के स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिव होता है, जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, स्मेल, टेस्ट, हीट, प्रेशर, ये सब स्टिमुलस हुआ। और इन चीज़ों के प्रति इन स्टिमुलस के प्रति ये काफ़ी ज़्यादा खास होता है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में अलग अलग तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ताकि डिटेक्ट किया जा सके अलग 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 सिग्नल्स को, है ना, थ्रू डिफरेंट स्टिमुली। तो जैसे कि आई जो है आई में लाइट रिसेप्टर मौजूद होता है हमारे आई के अंदर रेटिना के ऊपर, है ना, रॉड सेल और कॉन सेल्स के रूप में। उसी प्रकार से जो हमारा टंग है टंग के ऊपर टेस्ट रिसेप्टर होता है। और जो स्किन है स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं टच को, प्रेशर को, हीट को, पेन को, है ना, इन सभी चीज़ों को ये फील कर सकता है। तो कॉमन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर आल्सो हैव स्पेशल नेम जैसे फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, है ना, गस्टेटरी रिसेप्टर एंड थर्मो रिसेप्टर्स। जैसे फोटो रिसेप्टर की बात करें तो फोटो रिसेप्टर लाइट को डिटेक्ट करता है। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है स्मेल को डिटेक्ट करता है। गस्टेटरी रिसेप्टर रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करता है। जबकि थर्मो रिसेप्टर जो है वो हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करता है। तो स्टिमुलस एक तरह से हम लोग कहेंगे कि ये एक तरह से इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी सच एज लाइट हो गया, साउंड, स्मेल, टेस्ट, हीट, मैकेनिकल प्रेशर एट्सेट्रा, ये सब एक तरह से एक प्रकार का एनर्जी है। और रिसेप्टर में ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस खास तरह के एनर्जी के प्रति। और रिसेप्टर पे ये जो एनर्जी है द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय स्टिमुलस सेट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होता है जो कि कन्वर्ट करता है एनर्जी को स्टिमुलस एनर्जी ऑफ स्टिमुलस इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको कन्वर्ट करता है और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेकर के हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। तो जितने भी रिसेप्टर्स हैं हमारे सेंस ऑर्गन में वो रिसीव करता है स्टिमुली को फ्रॉम द सराउंडिंग और एनवायरनमेंट और फिर ये सेंड करता है मैसेजेस को जो कि कन्वे किया जाता है उनके द्वारा by them to the spinal cord and brain in the form of electrical impulse through the sensory nerves। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है और इस सिस्टम के थ्रू ये जो नर्वस सिस्टम है इस नर्वस सिस्टम के थ्रू एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है। ठीक है, एक खास तरह का नर्व मौजूद होता है
जिनको कि मोटर नर्व्स कहते हैं। मोटर नर्व्स का क्या काम है? मोटर नर्व्स का काम है, मोटर नर्व्स ट्रांसमिट करता है रेस्पॉन्स को फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टू द इफेक्टर। इफेक्टर को ये टू द इफेक्टर्स अगेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये जो इफेक्टर है, इफेक्टर एक तरह से इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि रेस्पॉन्ड कर सकता है टू अ स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शन भेजा गया है नर्वस सिस्टम के थ्रू, उस अकॉर्डिंग जो है वो इफेक्टर अपना इफेक्ट शो करता है। इफेक्टर्स मेनली मसल्स होते हैं और इट इज़ मेनली द मसल्स एंड द ग्लैंड्स ऑफ आवर बॉडी। और हमारे जितने भी मसल्स और ग्लैंड हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि आ रहा होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, फ्रॉम द नर्वस सिस्टम थ्रू द मोटर नर्व्स। तो इस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो ह्यूमंस में हो रहा होता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट इज़ थ्रू नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। तो इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। क्लास 9 में थोड़े बहुत इसके बारे में पढ़े हुए हैं। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, वी नीड टू डिटेक्ट इट एंड रेस्पॉन्ड टू इट। हमें डिटेक्ट करना एंड रेस्पॉन्ड भी करते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट is detected by the specialized tips of some nerve cell. These receptors are usually located in our sense organs जैसे inner ear, nose, टंग हो गया एंड सो ऑन। उसी प्रकार से गस्टेटरी इनफैक्ट रिसेप्टर्स जो है ये डिटेक्ट करता है टेस्ट को, अल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट करता है स्मेल को। सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रेटिक टिप ऑफ है। इनको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये जो नर्व सेल यहाँ पे ये जो न्यूरॉन दिया हुआ है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरो मस्कुलर फंक्शन जो है, इनको हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, ह्यूमंस के ऊपर अब हम लोग आते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम एक बहुत ही क्या बोलेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर इसकी बात करें तो ये जो फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का वो क्या होता है? दैट इज़ टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के एक्टिविटी को कंट्रोल करना इसका काम है। और ये कंट्रोल सिस्टम ही है ऑफ ऑल आवर एक्शन, थिंकिंग एंड बिहेवियर। नर्वस सिस्टम हेल्प करता है ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी टू वर्क। हमारे बॉडी के बाकी जितने भी सिस्टम हो उनको एक साथ काम करने में ये मदद करता है। नर्वस सिस्टम एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजर की तरह है हमारे बॉडी में। इनका जॉब है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, है ना, टू कोऑर्डिनेट दी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सो दैट दे वर्क टुगेदर डूइंग देयर जॉब एट राइट टाइम। सही समय पे काम हो जाए। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट करता है मसल्स को सो दैट वी कैन डू थिंग्स वी नीड विच नीड थिंकिंग लाइक रीडिंग, राइटिंग, साइकिलिंग, डांसिंग, है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम है ये कोऑर्डिनेट करता है ऐसे सब चीज़ों को विच वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट। जैसे हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप ये हो रहा होता है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, उनको प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है और उसके बाद रेस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंगली। तो नर्वस सिस्टम आल्सो पासेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंटरनल सिस्टम टू अनदर इंटरनल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल एज सुन एज वी पुट फूड इन आवर माउथ, हम लोग मुंह में जैसे ही भोजन लेते हैं इट इमिडिएटली कॉजेज द रिलीज ऑफ सैलिवा फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे गया? तो नर्वस सिस्टम के थ्रू गया। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम का यूनिट है, नर्वस सिस्टम का यूनिट है न्यूरॉन। और न्यूरॉन कुछ इस प्रकार से दिखता है। न्यूरॉन एक तरह से क्या बोलेंगे कि ये हमारा नर्व सेल है। इस न्यूरॉन में अगर देखें तो ये हमारा न्यूरॉन का न्यूक्लियस हो गया और फिर ये पूरा सेल बॉडी हो गया, यहाँ एक्सॉन हो गया। ये जो छोटा छोटा वाला ब्रांच के टाइप का है इनको डेंड्राइट बोलते हैं।
और ये वाला हमारा नर्व एंडिंग है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये जो यूनिट है, द यूनिट विच मेक अप द नर्वस सिस्टम, जो यूनिट नर्वस सिस्टम को बनाता है उसको हम लोग नर्व सेल कहते हैं या फिर न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, नर्व सेल या न्यूरॉन एक ही चीज़ है। न्यूरॉन एक तरह से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल सेल, जिनको कि न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन ये लार्जेस्ट सेल होता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट सेल, ये लार्जेस्ट सेल होता है हमारे बॉडी का। और जो न्यूरॉन्स हैं इट कंटेंस सम बेसिक पार्ट्स एज एनी, मतलब इसमें कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जैसे बाकी दूसरे एनिमल सेल होते हैं, लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज़ स्पेशली अडेप्टेड टू बी एबल टू कैरी मैसेजेस ओवर लार्ज डिस्टेंसेस इन द बॉडी क्विकली। और जो न्यूरॉन्स हैं ये कैरी करता है मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिनको कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं या फिर नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो इसी न्यूरॉन के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन जा रहा होता है। न्यूरॉन में 3 हिस्सा है। एक हिस्सा यहाँ पे कह सकते हैं सेल बॉडी है, दूसरे हिस्से को हम लोग डेंड्राइट्स कह सकते हैं, ये जो डेंड्राइट्स हैं, और तीसरा हिस्सा यहाँ पर एक्सॉन हो गया, तो ये वाला हिस्सा एक्सॉन कहलाता है। ठीक है, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन जो होता है जैसे कि एक टिपिकल एनिमल सेल होता है जिसमें कि साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी होते हैं, है ना। अ नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स आर स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से बहुत सारे थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं न्यूरॉन से, जिनको कि नर्व फाइबर कहते हैं। और जो शॉर्टेस्ट नर्व फाइबर होता है इस सेल बॉडी के ऊपर, उसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, और जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है ऑन द सेल बॉडी उसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट्स शॉर्टेस्ट नर्व फाइबर हो गया और एक्सॉन लॉन्गेस्ट नर्व फाइबर हो गया। एक्सॉन हैज़ एन इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव सीध, इनके ऊपर एक कवर होता है माइलिन का इनके अराउंड में, जो कि फैट्स एंड प्रोटीन का बना हुआ था। एक्सॉन के ऊपर ये फैट्स एंड प्रोटीन का बना हुआ एक तरह से क्या बोलेंगे कि कवर होता है। एंड इट इज़ क्लियर दैट बोथ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन अराइजेज फ्रॉम, दोनों जो हैं डेंड्राइट्स हो गया और एक्सॉन जो है वो न्यूरॉन बॉडी से ही राइज कर रहा होता है। मैसेजेस विच द न्यूरॉन ट्रांसमिट इन द नर्वस सिस्टम आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो न्यूरॉन के थ्रू मैसेजेस ट्रांसमिट हो रहा होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू हो रहा होता है, जिनको कि नर्व इम्पल्स भी कहा जाता है। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये डेंड्राइट्स ही पिकअप करता है मैसेजेस को या फिर नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से पिकअप करता है। ठीक है, फिर ये इम्पल्स पास करता है सेल बॉडी से, और सेल बॉडी होते हुए ये पहुंचता है एक्सॉन में, और एक्सॉन होते हुए ये नर्व एंडिंग में पहुंचता है। ठीक है, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये पिकअप करता है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम द रिसेप्टर, फिर ये पास करता है इम्पल्स को टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन। एक्सॉन पास करता है इम्पल्स को टू अनदर न्यूरॉन, एक दूसरे न्यूरॉन को ये पास करता है। ये नर्व एंडिंग जो होता है तो यहाँ पर एक तरह से एक जंक्शन होता है, और इन जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, SYNAPS, सिनेप्स के थ्रू जो है ये इंफॉर्मेशन जा रहा होता है। दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द एंड ऑफ द डेंड्राइट्स टिप ऑफ अ नर्व सेल सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो रहा होता है, क्रिएट हो रहा होता है। ये इम्पल्स ट्रेवल करता है फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड, और एट द एंड ऑफ द एक्सॉन ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है इट सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल, यहाँ कुछ केमिकल रिलीज होता है, और दिस केमिकल, ये जो केमिकल होते हैं ये उस गैप को, यानी कि ये जो सिनेप्स था, सिनेप्स वाले गैप को क्रॉस करता है और सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है आगे वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो सिनेप्स हैं
यहाँ इस सिनेप्स के थ्रू इनको थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो मैसेज गया, मैसेज कहाँ पर गया, मैसेज गया जंक्शन के पास, न्यूरॉन का जो एंडिंग है, और न्यूरॉन्स का जो एंडिंग है वहाँ पर ये मैसेज गया। इनको थोड़ी देर में अभी हम लोग एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से करते हैं। न्यूरॉन को अभी थोड़े हम लोग और क्लासिफाई कर सकते हैं। न्यूरॉन बेसिकली 3 टाइप का होता है, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। एक सेंसरी न्यूरॉन हो गया, दूसरा मोटर न्यूरॉन हो गया, और तीसरा जो है वो रिले न्यूरॉन्स हो गया। सेंसरी न्यूरॉन जो है ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम सेंसरी सेल्स से ये सेंसरी सेल्स यानी कि जो रिसेप्टर्स होता है, रिसेप्टर से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो है ये इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंसरी सेल्स जिनको या फिर रिसेप्टर टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कोड और ब्रेन हो गया। फिर मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टुवर्ड्स द मसल सेल। और रिले न्यूरॉन्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो रहा होता है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कोड में, वेयर दे सर्व एज ए लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स, बाकी दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में लिंक की तरह काम करता है। ठीक है, अब नर्व इम्पल्स के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ समझते हैं। नर्व इम्पल्स जो है, अभी हम लोग क्या देखें कि कोई भी 2 न्यूरॉन्स जो होता है इनके बीच में एक तरह से इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा होता है। और वो जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा होता है तो वहाँ पर देयर इज़ ऑलवेज ए वेरी वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द 2 न्यूरॉन्स। दोनों जो न्यूरॉन्स हैं वो दोनों न्यूरॉन्स के बीच में बहुत ही स्मॉल गैप होता है, जिनको कि हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ये जो नर्व इम्पल्स हैं, the nerve impulse are carried over the small gap between a pair of neurons by means of chemical substances जिनको कि न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस कहते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जो हैं वो एक तरह से क्या बोलेंगे कि एक माइक्रोस्कोपिक गैप जो है बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर द नर्व इम्पल्स पासेस व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट, उसको हम लोग वो जो छोटा सा गैप है उसको सिनेप्स कहते हैं। उस सिनेप्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस ट्रांसमिट होता है। जब दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचता है तो दूसरे न्यूरॉन में एक सिमिलर टाइप ऑफ वहाँ पर क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर से जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मान लेते हैं कि ये एक तरह से एक नर्व का नर्व एंडिंग है। ठीक है, ये दूसरा वाला नर्व जो है यहाँ पर शुरू हो गया। ठीक, अब क्या होता है कि इधर से इंफॉर्मेशन आया, इधर से जो इंफॉर्मेशन आया ये एंड ऑफ द न्यूरॉन है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन का अंतिम है। यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहा होता है। ये जो छोटा सा का गैप है इसी गैप को सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, यही वाला गैप जो है सिनेप्स कहलाता है। और इसी सिनेप्स के थ्रू जो है न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस का ट्रांसमिशन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस यहाँ से पिछले वाले नर्व से इस वाले नर्व तक पहुँचता है। यहाँ जो दूसरा वाला नर्व है यानी कि ए नर्व से बी नर्व तक पहुँचता है। अब बी नर्व का जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स जो अगला न्यूरॉन है यानी कि बी न्यूरॉन्स जो हैं इनका जो डेंड्राइट्स हैं वो इन न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस को रिसीव करता है और यहाँ पर फिर से एक तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है और वो इन्फॉर्मेशन आगे की तरफ ले जा रहा होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दिस chemicals cross the gap or synapse and starts a similar chemical impulse in a dendrite of the next neuron. This is a general scheme of how nerve impulses travel in the body. And a similar synapse finally allows delivery of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells or gland. It is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network or
nerve cells or neurons and is specialized in conducting information, that is electrical impulses from one part of the body to another। ठीक है, तो इस तरह से जो है सिनेप्स जो है वो एक तरह से वन वे वाल्व के तरह यहाँ पर काम किया। वन वे वाल्व इसलिए बोले क्योंकि यहाँ जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जो हैं, दैट इज़ प्रेजेंट ऑन ओनली वन साइड, एक ही तरफ ये प्रेजेंट हैं, गैप के एक ही तरफ प्रेजेंट हैं, और इस वजह से ये जो नर्व इम्पल्स हैं एक थ्रू अ पार्टिकुलर सेट ऑफ न्यूरॉन्स दैट कैन गो अक्रॉस ओनली फ्रॉम वन साइड, सिर्फ एक ही तरफ से जा सकता है। और इस तरह से सिनेप्स इंश्योर करता है कि नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रेवल करेगा इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा थ्रू अ पार्टिकुलर सेट ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो क्या बोलेंगे कि जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वहाँ पर किस प्रकार से नर्व्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है उसको हम लोग समझे। तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि जब कभी भी सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी में अफेक्ट होता है, ये एक तरह से मैसेजेस सेंड करता है टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स, और फिर ब्रेन उस मैसेज को एनालाइज करता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या एक्शन लेना है। ठीक है, फिर ब्रेन एक इंस्ट्रक्शन सेंड करता है मसल्स को, मतलब वो जो कंसर्न्ड बॉडी पार्ट्स हैं उनको जो है नेसेसरी एक्शन लेने के लिए मैसेज फिर ब्रेन सेंड करता है। तो जो ब्रेन सेंड करता है वो मोटर नर्व्स के थ्रू सेंड करता है। तो कंसर्न्ड बॉडी पार्ट्स फिर वो एक्ट करता है अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट बाय द ब्रेन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है। तो नर्वस सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो इनको हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें दो हिस्सा होता है, दो चीज़ें होते हैं, एक ब्रेन होता है और दूसरा स्पाइनल कोड होता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में, दोनों के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर ब्रेन वाला भी हिस्सा है जिनको कि अभी हम लोग देखेंगे, और स्पाइनल कोड जो है उनको भी पढ़ेंगे। और दूसरा वाला जो है यानी कि नर्वस सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, विसरल नर्व्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं, एक हो गया वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है अंडर दी ब्रेन, कंट्रोल ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है जो ऑपरेट करता है इनवॉलेंट्रली या फिर ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में बटा, एक ऑटोमेटिक और दूसरा वॉलेंट्री। ठीक है, अब एक सवाल है यहाँ पर, ये जो रिफ्लेक्स हैं इनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, ये जो जितने भी नर्व्स हैं हमारे बॉडी का, ये सब मिल करके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है। ये सभी मतलब हमारे बॉडी में दे ऑल इंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सारे नर्व्स जो हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर करते हैं और उनको छोड़ते भी हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स होते हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाता है, उसमें से एक स्पाइनल नर्व्स हो गया, दूसरा क्रेनियल नर्व्स और तीसरा विसरल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स जो है वो अराइज करता है स्पाइनल कोड से अलोंग most of the length of the spinal cord and spread throughout the body except the head को छोड़ करके throughout the body ये spreaded रहता है। ये कैरी करता है दोनों सेंसरी और मोटर नर्व्स को, और इनको हम लोग मिक्स्ड नर्व्स भी कहते हैं। जबकि क्रेनियल नर्व्स जो होता है ये अराइज करता है फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। क्रेनियल नर्व्स हेड में होते हैं, पूरे हेड में ये फैला हुआ रहता है।
ये दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों को कैरी करता है, जबकि विसरल नर्व्स जो होता है ये एक तरह से स्पेशल काइंड ऑफ नर्व्स होता है जो मोस्टली अराइज करता है फ्रॉम द स्पाइनल कोड एंड सम अराइज फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, और ये सब कनेक्टेड रहता है टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, उनसे कनेक्टेड होता है। और विसरल नर्व्स जो है ये कैरी करता है दोनों सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को। ठीक है, अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक शब्द है रिफ्लेक्स आर्क और दूसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स इज अ वर्ड, रिफ्लेक्स एक ऐसा शब्द है जिसको हम लोग वेरी कॉमनली यूज़ करते हैं जब हम लोग बात कर रहे होते हैं अबाउट सम सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। जैसे कि वी से आई जम्प्ड आउट ऑफ द वे ऑफ द बस रिफ्लेक्सली, और हम लोग इनको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, दो शब्द हैं, एक है रिफ्लेक्स एक्शन और दूसरा है रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स जो होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे दिस इज रैपिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस विच इज़ नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। उसको हम लोग या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज़ वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली, जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जाए उनको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग ले, जैसे कि इफ़ वी अननोइंगली, बिना मतलब हमारी जानकारी के अगर किसी हॉट प्लेट को टच कर लिए तो हम लोग इमीडिएटली अपने हाथ को उससे दूर खींच लेते हैं। तो ये जो मूवमेंट हुआ हमारे हाथों का अवे ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट, ये एक एग्जांपल हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन का। उसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग मूविंग आवर फुट अवे व्हेन वी व्हेन व्हेन वी स्टेप ऑन समथिंग शार्प, तो ये भी एक तरह से रिफ्लेक्स एक्शन ही है। उसी प्रकार से नी जर्क हो गया, मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कफिंग हो गया, यॉर्निंग, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज, ये सब क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहा है। और जो पाथवे हैं, जो रास्ता है ना, जो नर्व इम्पल्स के द्वारा लिया गया है ना, जो फॉलो किया गया नर्व इम्पल्स के द्वारा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो हॉट प्लेट को टच किया गया, ठीक है, तो यहाँ रिसेप्टर जो था दैट इज़ हीट और पेन रिसेप्टर्स इन द स्किन, उन्होंने टच किया तो उन्होंने फील किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट हुआ, इम्पल्स जनरेट हुआ, ये इम्पल्स इधर गया, है ना। तो ये जो रास्ता तय किया गया, ठीक है, नर्व इम्पल्स के द्वारा जो रास्ता तय किया गया है ना, जो रास्ता लिया गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। रिफ्लेक्स आर्क अलाउ करता है रैपिड रेस्पॉन्स को। इनको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो जैसे रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो हमारा एक तरह से ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस को, ठीक है। तो व्हेन वी रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस इन इज़ अवर रिएक्शन टू टचिंग अ हॉट प्लेट, जैसे यहाँ हॉट प्लेट को टच किया जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही हॉट प्लेट टच होता है तो क्विकली जो है हम अपने हाथ को दूर की तरफ कर लेते हैं, बिना कुछ सोचे हम लोग अपने हाथ को दूर की तरफ कर लेते हैं। ये जो दिस सॉर्ट ऑफ वेरी फास्ट ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर स्टिमुलस था, स्टिमुलस क्या था, वो हीट था। हीट को सेंस किया गया हीट रिसेप्टर के द्वारा, यानी कि थर्मो रिसेप्टर जो हाथ में था उनके द्वारा हीट को सेंस किया गया, ठीक है। ये जो रिसेप्टर हैं, इस रिसेप्टर में एक इम्पल्स जनरेट होता है, दी ट्रिगर्स एंड इम्पल्स इन सेंसरी न्यूरॉन्स में ये इम्पल्स ट्रिगर हुआ, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये इम्पल्स जो है आगे की तरफ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब ये गया तो
हियर द इम्पल्स इज पास्ड। अब यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले गए। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको एनालाइज किया गया, ठीक है। तो heat is sensed by the heat receptor in our hand. The receptor triggers an impulse in a sensory neuron which transmits the message to the spinal cord. Here the impulse is passed on to relay neurons. स्पाइनल कोड में गया, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, वहाँ से मैसेज ब्रेन को गया, ब्रेन सिग्नल भेजा, ब्रेन सिग्नल भेजा, किसको भेजा, ब्रेन सिग्नल भेजा फिर से वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर ये रिले न्यूरॉन में गया और रिले न्यूरॉन ये इन्फॉर्मेशन को लेकर के आया, ठीक है। मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है ये इन्फॉर्मेशन मसल्स तक पहुंचा जो कि इफेक्टर हैं, ठीक है। द मसल देन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल आवर हैंड्स अवे फ्रॉम द प्लेट। इस तरह से मसल्स ऑफ आवर हैंड इज एन इफेक्टर, क्योंकि बिकॉज इट रेस्पॉन्डेड टू द स्टिमुलस, क्योंकि ये रेस्पॉन्ड किया स्टिमुलस को। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्स है इस तरह का जो इन्वॉल्व करता है ओनली दी स्पाइनल कोड, उसको हम लोग स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। चूँकि स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आर ये प्रोड्यूस हुआ स्पाइनल कोड में, लेकिन जो मैसेजेस हैं रिफ्लेक्स एक्शन का टेकन आल्सो गोस ऑन टू रीच द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन तक ये वाला मैसेज पहुंचा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब हम लोग हाथ को उठाए, हाथ को ये हॉट प्लेट को छूने के बाद, तो उस समय अलोंग विद हीट द पेन प्रोड्यूस्ड बाय हीट आल्सो एक्ट्स एज स्टिमुलस। स्टिमुलस की तरह यहाँ पर हीट और पेन दोनों काम किया, है ना, दर्द जो हुआ वो दोनों काम किया। तो रिफ्लेक्स आर्क जो यहाँ पर डिस्क्राइब हुआ, यानी कि जो अभी हम लोग देखें कि रिसेप्टर ने हीट या पेन को सेंस किया, फिर ये सेंसरी नर्व के थ्रू गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, फिर वो रिले न्यूरॉन के थ्रू आया और रिले न्यूरॉन के थ्रू फिर ये मोटर न्यूरॉन्स में गया और इफेक्टर तक पहुंचा। तो ये जो रास्ता है, इन्हीं रास्तों को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। एंड दोज रिफ्लेक्स एक्शन विच इन्वॉल्व ब्रेन, उसको हम लोग सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस में क्या होता है, इट अकर्स इन द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द हेड। हमारे जो हेड हैं, हमारे हेड में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जैसे कि आई हो गया, तो वहाँ पर हो रहा होता है सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस। जैसे हमारा आँख है, अवर आइज आर प्रेजेंट इन द हेड, तो डिम लाइट में ये जो प्यूपिल है हमारी आँखों का वो बड़ा हो जाता है, जबकि ब्राइट लाइट में प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। तो हेड में ये ऑर्गन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टिमुलस ब्राइट लाइट अगर है तो रिसेप्टर कौन है, आई है। तो आई रिसेप्टर सेंसरी नर्व्स के थ्रू इम्पल्स को सेंड किया ब्रेन को, ठीक है, ब्रेन को इम्पल्स सेंड किया, ब्रेन मोटर नर्व्स के थ्रू सिग्नल सेंड किया इफेक्टर को। तो इफेक्टर कौन है, आई में जो मौजूद है आइरिस, उनको सेंड किया, ठीक है, सर्कुलर मसल जो वहाँ मौजूद है उनको सेंड किया जो कि इफेक्टर है। और वहाँ पर आइरिस क्या हुआ, डिम लाइट में, चूँकि यहाँ पर स्टिमुलस ब्राइट लाइट था तो ब्राइट लाइट में ये आइरिस जो है वो छोटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये रिफ्लेक्स आर्क है ना, रिफ्लेक्स आर्क है जो कि सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो भी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर समझ लिए। अब हम लोग आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन जो है इनको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कोड। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज होता है, यहाँ पर इनगोइंग आउटगोइंग वायर्स मौजूद होते हैं। तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम जो है उनके कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। तो जो काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो काम क्या है, इट इज़ टू डायरेक्ट इनकमिंग मैसेज टू द मोटर न्यूरॉन। जो इनकमिंग मैसेज है वो मोटर न्यूरॉन को पास करना, जो कनेक्टेड है टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो रेस्पॉन्ड करेगा टू द स्टिमुलस, है ना।
और कॉम्प्लिकेटेड रेस्पॉन्स में द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड आर बोथ इन्वॉल्व। कॉम्प्लिकेटेड रेस्पॉन्स जहाँ होता है वहाँ दोनों मौजूद होते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड रेस्पॉन्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनेबल करता है किसी भी पर्सन को टू गिव अ मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर इंटेलिजेंट responses to various situations, and by using the central nervous system a person can vary his behavior, अपने behavior को vary कर सकता है according to the changing situations। और ये point और भी अच्छे से clear हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं if we pick a very hot plate in the kitchen, ठीक है, विदाउट नोइंग दैट इट इज़ वेरी हॉट, तो क्या होगा, तो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन जो है यहाँ पर प्रोड्यूस होगा बाय रिफ्लेक्स एक्शन, यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्पाइनल कोड, ठीक है, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द स्पाइनल कोड अलोन, एंड इट सेज दैट वी शुड पुल आवर हैंड अवे, है ना, हमें अपने हाथों को दूर रखना चाहिए, सो दैट आवर हैंड इज सेव्ड फ्रॉम बर्न्स, बट इफ़ वी पुल आवर हैंड देन द प्लेट वुड ड्रॉप एंड, अगर अपने हाथ को हम खींच लेते हैं तो प्लेट नीचे गिर सकता है और ये कई टुकड़ों में बट सकता है, आवाज़ हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होता है, नाउ इट इज़ हियर दैट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्विंग ब्रेन स्टेप्स इन। अब इसी जगह पर ब्रेन हमारा काम करता है। जब ये मैसेज है ना, व्हेन द मैसेज फ्रॉम आवर फिंगर सेइंग दैट द प्लेट इज टू हॉट arrives at our central nervous system, then there is already another message जो ये कह रहा होता है कि इनको गिरने मत देना, इस प्लेट को गिरने मत देना नीचे। और ये किस वजह से हुआ, दिस इज ड्यू टू द इंटेलिजेंस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के इंटेलिजेंस के वजह से ये ऐसा हो पाया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम विल कंसिडर द टू मैसेज टुगेदर, दो मैसेज एक साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिडर कर रहा होता है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस जो होते हैं तो वहाँ पर ये काम कर रहा होता है। It may then decide to send a message to our muscle to tell them to put down the plate gently and not drop it। तो यहाँ पर फिर ये क्या करता है कि एक मैसेज भेजा जाता है मसल को कि उस प्लेट को नीचे गिरने से बचाओ। यहाँ जो इंटेलिजेंट रेस्पॉन्ड हुआ, दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल ओनली ड्यू टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होने के वजह से यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये इंटेलिजेंट रेस्पॉन्स लिया गया। यहाँ जो जॉब था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो क्या था, दैट इज़ टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रिसेप्टर्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का जितना भी रिसेप्टर्स हैं उन सभी रिसेप्टर्स से सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये काम था। और दिस इंफॉर्मेशन इज एडेड टुगेदर बिफोर मैसेज आर सेंट आउट टू द इफेक्टर्स। और इस तरह से ये जो बेस्ट एक्शन है, द बेस्ट एक्शन कैन बी टेकन इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, ठीक है, किसी खास सर्कमस्टांसेस में बेस्ट एक्शन क्या लिया जा सकता है वो लिया, मतलब उनको परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसमें ह्यूमन ब्रेन जो है वो इंटेलिजेंटली जो है यहाँ पर उन्होंने काम किया। ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन ब्रेन जो है इट इज़ द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स इन द ब्रेन इन द बॉडी। हमारे बॉडी में ये हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स हैं। तो जैसा कि हम लोग अभी जस्ट देखे कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, द रिफ्लेक्स एक्शन इज रिफ्लेक्स एक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड। क्या स्पाइनल कोड क्या यही एकमात्र फंक्शन है, तो नहीं। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बींग्स, स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ नर्व्स जो सप्लाई करता है इस इंफॉर्मेशन को टू थिंक अबाउट। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शन, एंड देयर आर these are concentrated in the brains, which is the main coordinating center of the body. The brain and the spinal cord constitute the central nervous system. They receive information from all parts of the body and integrate it. हम लोग वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, हम लोग अपने एक्शन के बारे में भी सोचते हैं, जैसा कि अभी जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझे। तो यहाँ पर ब्रेन जो है वो इंटेलिजेंट
इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है और इंटेलिजेंटली ये वर्क करता है और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ताकि बॉडी इज़ फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि क्रेनियल नर्व्स कंसिस्ट कर रहा होता है और भी दूसरे नर्व्स या कंसिस्ट कर रहा होता है, और इन सभी के थ्रू एक कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर शो कर रहा होता है। ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ब्रेन जो है यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, है ना। द ब्रेन इज सराउंडेड बाय, ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स, जिनको कि हम लोग स्कल कहते हैं, इन द स्कल, जिनको कि हम लोग क्रेनियम कहते हैं। और ब्रेन जो है वो सराउंडेड होता है 3 मेम्ब्रेन्स से, जिनको कि मेनिंजेस कहते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट इट। और जो स्पेस होता है बिटवीन द मेम्ब्रेन्स या फिर मेनिंजेस, वो फिल्ड होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड से, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से। और पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो अराइज करता है फ्रॉम दी ब्रेन्स। तो ब्रेन को हम लोग ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 3 रीजन में, ठीक है। ब्रेन को हम लोग मेनली डिवाइड कर सकते हैं 3 रीजन में। फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हिंड ब्रेन हो गया, ठीक है। फोर ब्रेन की अगर बात करें तो फोर ब्रेन में सेरेब्रम होता है, जैसे हम लोग यहाँ फिगर में हम लोग देख सकते हैं। ये जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, जबकि मिड ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो मिड ब्रेन डज नॉट हैव एनी फर्दर डिवीज़न। और जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में 3 सेंटर्स होते हैं, पॉन्स हैं, फिर एक है सेरेबेलम है और मेडुला है, ठीक है। पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला यहाँ पर देखा जा सकता है। दिस इज हिंड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। फिर फोर ब्रेन में आ जाता है सेरेबेलम आ जाता है, ठीक है। और मिड ब्रेन में जो है एज सच वैसा कोई डिवीज़न नहीं है। तो सेरेब्रम यानी कि फोर ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो फोर ब्रेन में ये जो हिस्सा आता है दैट इज सेरेब्रम। इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो मेन थिंकिंग पार्ट है वो यही सेरेब्रम है, मेन थिंकिंग पार्ट, ठीक है। तो मेन थिंकिंग पार्ट कौन है? फोर ब्रेन में सेरेब्रम है। ये वो साइट है, इट इज़ द साइट ऑफ आवर फैकल्टीज सच एज लर्निंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटीज, मेमोरी। ये उसका साइट है, यानी कि सेरेब्रम में ये सब कुछ हो रहा होता है। जितने भी हमारा थॉट्स होता है, सेंसेशंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, मूवमेंट्स, ये सब कंट्रोल किए जाते हैं सेरेब्रम के द्वारा। सेरेब्रम हैज़ डिफरेंट एरियाज फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग एरिया हैं सेरेब्रम में, ठीक है। जैसे देर आर एसोसिएटेड एरियाज इन सेरेब्रम विच कंट्रोल थिंकिंग एंड मेमोरी। थिंकिंग और मेमोरी के लिए अलग एरिया हैं। दो एसोसिएशन एरियाज also store information and experiences। और ये हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। यहाँ पर सेंसरी एरियाज भी हैं वेयर इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम दी सेंस ऑर्गन्स, जैसे आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, एंड गिव्स अस दी सेंसेशन और फीलिंग्स। ये सब सेरेब्रम में हो रहा होता है, फोर ब्रेन में हो रहा होता है। सिमिलरली जो सेरेब्रम हैज़ मोटर एरियाज फ्रॉम विच इंस्ट्रक्शंस आर सेंट टू द मसल्स टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स। अलग अलग तरह के जॉब्स करने के लिए, अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ये जो है मोटर एरियाज भी हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को या इंस्ट्रक्शंस को सेंड करने का काम करता है टू दी मसल्स। जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, वो कंट्रोल किया जाता है इन्हीं सेरेब्रम के द्वारा। और ये किस प्रकार से होता है? सेरेब्रम रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को थ्रू द रिसेप्टर्स ऑफ सेंस ऑर्गन। फिर सेरेब्रम इसको इंटरप्रेट करता है, और इंटरप्रेट करके डिसीजन लेता है विच इज, और जो भी सही डिसीजन होता है उस डिसीजन को फिर ये रिसेप्टर तक भेजता है मोटर एरियाज के थ्रू।
मोटर एरियाज से ये मोटर नर्व्स के थ्रू जो है रिसेप्टर तक भेजता है और अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स जो भी होता है वो रेस्पॉन्स वहाँ तक भेजता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फोर ब्रेन जो है वो काम करता है और फोर ब्रेन का ये फंक्शन हो गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें फंक्शंस ऑफ द मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन की अगर बात करें तो ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट को, हमारे हेड का जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है, नेक हो गया, ट्रंक हो गया, इन रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली। ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट को, हमारे आई का जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है, आई मसल्स का रिफ्लेक्स मूवमेंट, चेंजेस इन प्यूपिल साइज एंड शेप ऑफ द आई लेंसेज, इन सभी को ये क्या बोलेंगे कि कंट्रोल करता है। कौन? मिड ब्रेन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अंतिम वाला पार्ट, दैट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन तीन हिस्सों में बटा है, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। ठीक है, पॉन्स जो है वो रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। पॉन्स किसको रेगुलेट करता है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए पॉन्स है, पॉन्स वाला एरिया है। ठीक है, और जो सेरेबेलम है ये मेंटेन करता है हमारे पोस्चर को और बैलेंस ऑफ द बॉडी को, यानी कि हमारा जो पोस्चर होगा उनको मेंटेन करता है और बैलेंस ऑफ द बॉडी को ये मेंटेन करता है। कौन? सेरेबेलम। ठीक है, ये हमें इट हेल्प्स अस, इट आल्सो इनेबल्स अस टू मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट। प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट में ये हेल्प करता है। कौन? सेरेबेलम। सेरेबेलम कोऑर्डिनेट करता है स्मूथ बॉडी मूवमेंट को, सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल एंड पिकिंग अप अ पेंसिल, इन सब को ये रेगुलेट करता है। जबकि मेडुला की अगर बात करें तो मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शंस को। मेडुला कंट्रोल करता है किसको? इनवॉलंटरी एक्शंस को। ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि हो गया हार्ट बीट, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, सॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, सेक्रेशन, सैलिवा, वोमिटिंग, इन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल कौन करता है? मेडुला करता है। इस तरह से ये जो ब्रेन है, ब्रेन का हमारा अलग अलग फंक्शन हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही ये स्पाइनल कोड हो जाता है। स्पाइनल कोड की अगर बात करें तो ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल कोड। इट इज़ इन कंटिन्यूएशन विद मेडुला एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मेडुला के एक्सटेंशंस है ये, और नीचे की तरफ ये जा रहा होता है। और ये बोनी केज में, जिनको कि वर्टिब्रल कॉलम्स कहते हैं, तो उसमें ये एनक्लोज्ड होता है। स्पाइनल कोड जो है ये सराउंडेड होता है बाय द मेम्ब्रेन, जिनको कि मेनिंजेस कहते हैं। और 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स यहाँ से निकल रहे होते हैं स्पाइनल कोड से। जो स्पाइनल कोड होते हैं दैट इज कंसर्न्ड विद स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्शन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड फ्रॉम द ब्रेन, टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को जो कि नर्व इम्पल्स के फॉर्म में आ रहा होता है फ्रॉम ऑल दी सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिर ये जो मतलब ब्रेन का क्या क्या फंक्शन हो गया, तो उनको अगर हम लोग समराइज करें तो ब्रेन जो है ये रेस्पॉन्ड करता है टू द इम्पल्सेस ब्रॉट बाय द सेंसरी ऑर्गन्स। फिर ब्रेन को रिलेट करता है वेरियस स्टिमुली को फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स और प्रोड्यूस करता है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन है उनको प्रोड्यूस करता है। ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है बॉडी के बिहेवियर को। ब्रेन जो है एक तरह से स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। ब्रेन हमारे पोस्चर को मेंटेन करता है, बैलेंस को मेंटेन करता है, और इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं उनको भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे ब्रेन का। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे ब्रेन का एक्सप्लेनेशंस हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा हॉर्मोन्स के बारे में देखते हैं कि हॉर्मोन्स जो एनिमल्स में है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा करते हैं।
तो हॉर्मोन्स क्या होता है? तो हॉर्मोन्स एक तरह से केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो जिनका सेक्रेशन होता है, बहुत ही कम अमाउंट में सेक्रेशन होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के द्वारा इन द बॉडी, जिनको कि एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एंड आल्सो देयर ग्रोथ। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हार्मोन एक तरह से केमिकल सब्सटेंस है जो कोऑर्डिनेट करता है द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर ग्रोथ को। हार्मोन्स हमारे बॉडी के अंदर ही बन रहे होते हैं, बट इनकी मात्रा जो है बहुत ही कम होता है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्मोन्स का, जैसे कि हार्मोन्स स्मॉल अमाउंट में सेक्रेशन होता है बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स का जो इफ़ेक्ट है वो अलग अलग होता है अलग अलग साइट्स के ऊपर, और एक तरह से ये केमिकल मैसेंजर का काम करता है। और हार्मोन्स एक्ट करता है स्पेसिफिक टिश्यूज़ के ऊपर या स्पेसिफिक ऑर्गन्स के ऊपर, यानी कि टारगेट ऑर्गन्स होता है। हर जगह हार्मोन्स काम नहीं कर सकता है। हार्मोन्स जो है ये कोऑर्डिनेट करता है द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी को और उनके ग्रोथ को भी। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करें तो एक तरह से ग्लैंड क्या है? तो ग्लैंड एक तरह से स्ट्रक्चर है जिससे कि सेक्रेशन होता है कि स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का हमारे बॉडी में। ठीक है, ये जो ग्लैंड है ये बना होता है सेल्स का या टिश्यूज़ का। तो दो तरह का ग्लैंड है हमारे बॉडी में, एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स हैविंग डक्ट्स, जैसे कि अ ग्लैंड विच डज नॉट हैव डक्ट एंड secrete इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और जिसमें अ, और जो ग्लैंड इन विच अ ग्लैंड विच सेक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट इनटू अ डक्ट, उनको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड हो गया, ये सेक्रेट करता है सलीवा को इनटू अ डक्ट, जिनको कि सैलिवरी डक्ट कहते हैं। तो इसीलिए सैलिवरी ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। जबकि एक ग्लैंड जो विच डज नॉट हैव अ डक्ट, जिनके पास डक्ट नहीं होता है और सेक्रेट करता है अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली इनटू दी ब्लड स्ट्रीम, उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होता है। ये केमिकल सब्सटेंसेस जो जिनको कि हम लोग हार्मोन कहते हैं उनका सेक्रेशन यहाँ जो होता है वो किसी न, किसी ट्यूब में या फिर किसी क्या बोलेंगे कि किसी डक्ट में नहीं होता है, जबकि डायरेक्टली ब्लड में ही हो रहा होता है। हार्मोन्स एक तरह से केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो अ ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो प्रोड्यूस करता है वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स को, जिनको कि हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम्स कहते हैं। और इन एडिशन टू नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अपर बॉडी, हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में यह हेल्प करता है। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम मौजूद हैं उनमें से जो एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद हैं दैट इज़ पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हमारे बॉडी में एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए। तो इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि द बॉडीज हैव टू प्रिपेयर हाउ आर सच हॉर्मोन्स इन एनिमल्स में, हाउ आर सच केमिकल्स और हार्मोनल means of information transport transmission used in animals. What do animals, for instances squirrels, experiences when they are in a scary situation? Their body have to prepare for either fighting or running away. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled ways. So many different tissue types will be used and their activities integrated together in these actions. However, the two alternate activities, fighting or running,
are also quite different. So here is a situation in which some common preparation can be usefully made in the body. This preparation should ideally make it easier to do either activities in the near future. How would this be achieved? तो हम लोग अलग अलग ये जो डिफरेंट क्या बोलेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये जो वर्किंग है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, उनको कंट्रोल किया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। और जो हार्मोन्स प्रोड्यूस किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स का, वो एक तरह से एक्ट करता है मैसेंजर के रूप में बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो एक एक करके हम लोग इन सभी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे देयर आर एड्रिनल ग्लैंड्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी में दो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। हमारे जो किडनी होते हैं, किडनी के ऊपर में ऑन टॉप ऑफ इच किडनी जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो एड्रिनलिन हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है। एड्रिनलिन हॉर्मोन्स क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है हमारे बॉडी को टू फंक्शन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे डेंजर हो गया, एंगर हो गया, एक्साइटमेंट हो गया, ऐसे वाले सिचुएशन में एड्रिनलिन हार्मोन हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है कि ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। तो कैसे होता है ये? तो जैसे मान लेते हैं कि किसी डेंजर में अगर हम लोग पड़ गए, ठीक है, इफ़ वी आर फेस्ड विद सम डेंजरस सिचुएशन, जैसे कोई फेरोसियस डॉग, लायन, टाइगर, कुछ भी ऐसा हमारे सामने आ जाए, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनलिन हार्मोन को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एड्रिनलिन हार्मोन को हमारे ब्लड में सेक्रेट कर सके। तो एड्रिनलिन हार्मोन हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देता है, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है हमारे मसल्स में, और हमारे एंड कॉजेज लीवर टू मूव मोर स्टोर्ड ग्लूकोज इनटू आवर ब्लड। और ये सारे एक्शंस हो रहे होते हैं एड्रिनलिन हार्मोन प्रोड्यूस होने के वजह से। इनके प्रोड्यूस होने के वजह से लॉट ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी वेरी वेरी क्विकली जो है वो बन रहा होता है, एंड दिस एनर्जी हेल्प्स अस टू रन अवे और टू एक्ट अगेंस्ट द डेंजर। तो इस तरह से एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये प्रिपेयर करता है हमारे बॉडी को किसी डेंजरस सिचुएशंस में, ठीक है। तो इट इज़ द एड्रिनलिन हार्मोन विच प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू फाइट एन एनिमी। किसी भी एनिमी जो है से लड़ने में ये एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये हमें मदद करता है, ठीक है। तो जो ये कंप्लीट कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमन बॉडी में वो अचीव किया जाता है नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, जो एक साथ काम कर रहा होता है। तो मेन सेंटर्स ऑफ द बॉडी फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द टू सिस्टम्स ऑफ कंट्रोल आर दी हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बाकी दूसरे रीजन्स जो हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में ये हेल्प करता है। एंड फ्रॉम ब्लड वेसल्स पासिंग थ्रू इट। ये जो इन्फॉर्मेशन होता है, दिस इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू पिट्यूटरी ग्लैंड विच बाय इट्स ओन सेक्रेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जो हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द रेगुलेशंस ऑफ सेवरल फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी, लाइक ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड रिप्रोडक्शन, है ना। तो वी विल नाउ गिव द नेम्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, द हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय दिस ग्लैंड्स। जैसे कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे ब्रेन में मौजूद रहता है। ये रिलीज़ करता है हॉर्मोन्स को और इनहिबिटरी हॉर्मोन्स को।
इनका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स को ये सिक्रेट करने में हेल्प करता है और ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स को। कौन? हाइपोथैलेमस। दूसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये पाया जाता है जस्ट बिलो दी ब्रेन। ये सेक्रेट करता है अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, कई हार्मोन्स यहाँ से सेक्रेट होता है और इनमें से वन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज द ग्रोथ हार्मोन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स को। और अ पर्सन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स इन चाइल्डहुड, वो बौना रह जाता है, शॉर्ट रह जाता है, डॉर्फ रह जाता है। दूसरे तरफ अगर अ पर्सन हैविंग टू मच ग्रोथ हार्मोन्स बिकम्स वेरी टॉल, काफ़ी जाइंट साइज़ का हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये पिट्यूटरी ग्लैंड में से एक देख लिए ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है। उसी प्रकार से थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हमारा एक तरह से हम लोग विंड पाइप जो हैं उनके साथ ये अटैच्ड होता है। थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन्स हैं वो सेक्रेट होता है जो कि आयोडीन को कंटेन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन का काम है हमारे ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन आवर बॉडी। आयोडीन नेसेसरी होता है फॉर द मेकिंग ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। तो देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट कैन कॉज अ डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। अगर डाइट में डेफिशिएंसी है आयोडीन की तो इससे थायरोक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो सकता है। एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ये जो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब का जो इन सब को जो कंट्रोल करना है तो वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स। ठीक है। और इनकी कमी के वजह से गोइटर होने की संभावना होती है, गले में एक घेंगा टाइप का हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए पीपल आर एडवाइज्ड टू यूज़ आयोडाइज्ड सॉल्ट फॉर कुकिंग फूड सो एज टू प्रिवेंट गोइटर डिजीज़, है ना। तो उसी प्रकार से पैराथायराइड ग्लैंड होता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड ये एम्बेडेड होता है हमारे थायराइड ग्लैंड में ही। इनका सेक्रेशन है पैराथार्मोन ये पैराथार्मोन्स, और जो फंक्शंस है पैराथार्मोन्स का दैट इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। उसी प्रकार से थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड से जो थाइमस हार्मोन्स निकलता है इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। थाइमस ग्लैंड ये ग्लैंड इज़ लार्ज इन यंग चिल्ड्रन, लेकिन जैसे जैसे पॉवर्टी स्टार्ट होता है यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी जैसे आता है तो ये श्रिंक होने लगता है थाइमस ग्लैंड। ठीक है। ये हमारे लोअर पार्ट ऑफ द नेक में एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट पे मौजूद रहता है। फिर पेनक्रियाज है। तो पेनक्रियाज जो है ये सेक्रेट करता है इंसुलिन को। इंसुलिन का काम है टू लोअर द ब्लड शुगर, और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द ब्लड कॉजेज अ डिजीज़ जिनको कि हम लोग डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में भी जस्ट हम लोग देखें, ये रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, ब्रीदिंग रेट को, ब्लड प्रेशर को, कार्बोहाइड्रेट्स को और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। तो एड्रिनल हार्मोन इज सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट ऑल द टाइम बट इन लार्ज अमाउंट जब किसी डेंजर में हम लोग होते हैं, व्हेन अ पर्सन इज फ्रेटेंड और एक्साइटेड। तो इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड्स का ये काम हो गया। ठीक है। टेस्टिस जो है, टेस्टिस मेन में मौजूद होता है और यहाँ से टेस्टोस्टेरोन जो कि एक सेक्स हार्मोन है उनका उनका सेक्रेशन होता है। तो टेस्टिस में मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, इसके बारे में रिप्रोडक्शन चैप्टर में और भी हम लोग पढ़ेंगे। इनका काम क्या है? जो फंक्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इज टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल फीचर्स जैसे डिपर वॉइस, मस्टैच, बियर्ड एंड मोर बॉडी हेयर देन फीमेल्स।
तो ऑल दिस चेंजेस कॉज्ड बाय टेस्टोस्टेरोन आर एसोसिएटेड विद मेल puberty which the boys attains at the age of 12 to 15 years। और इस समय जो है टेस्टिस अल्सो मेक द मेल गमेट्स जिनको कि स्पर्म कहा जाता है। फिर ओवेरीज आ गया, तो ओवेरीज मेनली फीमेल में होती हैं और ओवेरीज जो है ये मेक टू फीमेल सेक्स हार्मोन जिनको कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये कंट्रोल करता है द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, द फीमेल फीचर्स जैसे फेमिनाइन वॉइस, soft skin and mammary glands। All these changes caused by the estrogen are associated with female puberty, which the girl attains at the age of 10 to 12 years। और जो फंक्शंस हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, दैट इज टू कंट्रोल द uterus changes in the menstrual cycle and it also helps in the maintenance of pregnancy। और जो ओवरीज हैं इट आल्सो मेक्स द फीमेल गैमेट्स जिनको कि ओवा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में ये हार्मोन का रोल हमारा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक तरह से समराइज करके बोला गया है, बताया गया है। ग्रोथ हार्मोन में पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया इधर, फिर इंसुलिन है, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से रिलीजिंग हार्मोन्स। तो ये सब चीज़ें हमारा ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में हो गया। तो ओवरऑल ये रहा हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और बहुत सारे यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट advisable? How does our body respond when adrenaline is secreted into the blood? अभी जस्ट देखे। Why are some patients of diabetes treated by giving injections of insulin? तो इसको भी आप लोग जवाब दे सकते हैं। इस तरह से ये हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर को देखेंगे।